कि हेलो चिल्ड्रन, आपने जैसे आप लोगों ने बोला था. सो आई एम गिविंग यू द रिवीजन नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द नोट्स फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. All the living organisms are made up of a fundamental unit of life called cell. So what is cell? The living organism made up of a fundamental unit of life is called cell. The cell, in Latin word, the meaning of cell is a little room. Okay, and it was first discovered by the scientist Robert Hooke. He saw a little room in the cork, that is the bark of a tree, and he resembled the structure like a honeycomb. honeycomb मतलब मैंने आपको बताया, honeycomb का मतलब होता है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता जैसे होते हैं ना, उसी में जैसे कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, उसी तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने बार्क ऑफ अ ट्री में देखा था जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था. द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ यूज टिल दिस डे इज़ कॉल्ड बायोलॉजी एज द सेल बायोलॉजी. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल्फ आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रेनिन एंड मिथाइलिन ब्लू. कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा तरीके का माइक्रोस्कोप है जिसमें कि एक आई पीस होता है जहाँ से आप देखते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जिसके नीचे आप फोकस करते हो, एक कंडेंसर होता है उसको रेजोल्यूशन पावर को बढ़ाना के लिए और क्लियर पिक्चर आए. उसके लिए आप क्या करते हो, एक स्लाइड लेते हो, उसमें जब एक कोई भी स्पेसिमेन रख के उसमें सैफ्रेनिन या मिथाइलिन ब्लू डालते हो तो वो प्लांट के और एनिमल के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट इज़ The scientist Leeuwenhoek saw free living cells in the pond water for the first time. सबसे पहले ल्यूनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स को देखा था. कहाँ से देखा था? पॉन्ड वाटर में. पॉन्ड वाटर को उन्होंने लिया था, उसको स्टडी किया तो उसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे. ल्यूनहॉक इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. जो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन है ना, उन्होंने सेल के अंदर की न्यूक्लियस को, जो साइंटिस्ट है ओके, द ल्यूनहॉक इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने सेल के अंदर के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. The cell theory states that all the plants and the animals are composed of cell and it was proposed by Schleiden and the Sachuan. जो सेल थ्योरी जो है वो कहती है कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, सब चीज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, एंड दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय Schleiden and the Sachuan. Fine. The cell theory was further expanded by the Virchow and he said that कि the cell arises from the pre-existing one, कि एक सेल से दूसरे सेल का जन्म हुआ है. तो this theory was given by the Virchow. Then after the cell differs in size. The cell के structures के बारे में बात हो रही है. The cells differ in size, shape, structure. ठीक है. इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है अनियन पील वाला, कि जो सेल होते हैं, जो सेल्स होते हैं, सेल्स टू सेल्स, उनके साइज़ में, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है. टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं? ऑनियन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म एक्सेट्रा. ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and the bacteria. कुछ जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ही एक ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब वही एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपने आप को बांट के रखा होता है अपने, मतलब एक निश्चित कार्य के लिए. हर सेल्स अपने आप को एक ग्रुप में बांट लेता है, ग्रुप बना लेता है, और हर ग्रुप ऑफ सेल का अपना अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है. द फीचर इज ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो फीचर होता है जो हर सेल में, वो जो होता है लगभग जो है सेम होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक है। मतलब अगर जो प्लांट्स की बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका भी वही फंक्शन होगा जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फाइन। अब देखते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। इट इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को एंटर करने के लिए अलाउ करती है। ये साथ ही साथ में डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को में भी हेल्प करती है। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जो डिफ्यूज़न में जो सब्सटेंस जो होते हैं वो मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस it is the passage of water from the region of high concentration to a region of low concentration during a selective permeable membrane। जो ऑस्मोसिस होता है इसमें जो वाटर होता है वो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन तक जाता है बाय द हेल्प ऑफ द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक। नेक्स्ट इज the cell gains water if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell। जो सेल्स होते हैं वो वाटर गेन कर लेते हैं अगर मीडियम जो है, जो बाहर का जो मीडियम है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वो मीडियम जहाँ बाहर पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे हम हाइपोटेनिक सोल्यूशन कहते हैं। द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल इज वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द कंडीशन। जब सेल जो है वो सेम वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन कर लेते हैं दोनों साइड पे, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। एंड व्हेन द सेल लूजेज वाटर इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अगर जो सेल होता है वो मीडियम से अपना वाटर को कंसंट्रेशन को लूज़ कर देता है, यानी कि पानी जो है मतलब उधर ज़्यादा हो जाता है, बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, अंदर कम हो जाता है, देन वी कॉल्ड इट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। The cell drinking is endoosmosis and omission of water is called the exosmosis। जो अगर सेल के अंदर जब पानी आता है तो उसको हम एंडोosmosis कहते हैं, और जब हम पानी जो है सेल से बाहर जाता है तो उसको हम exosmosis कहते हैं। The cell engulf food is called the endocytosis and eject solids it is called the exocytosis। जब सेल जो होते हैं वो फूड को इनगल्फ करता है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब वही उसको सॉलिड को इजेक्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एमीबा एक्वायर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। जो एमीबा है वो फूड जो है लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस और एक्सक्रीट करता है सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। The cell wall is a rigid outer covering composed of a cellulose। जो सेल वॉल होती है एक तरीके की रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स। व्हेन अ लिविंग सेल लूजेज वाटर देयर इज अ सिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है एक रिजिड कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इसका क्या काम होता है? ये प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब लिविंग सेल पानी को लूज़ करते हैं तो श्रिंकेज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक।
The cell wall permit the cell of plant fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. जो सेल वॉल होती है वो प्लांट फंगस और बैक्टीरिया को डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में बर्स्ट करने से भी बचाती है. द न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ अ डार्क कलर स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस होता है एक डार्क कलर का गोल स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जैसे ब्रेन हमारी बॉडी में वर्क करता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर वर्क करता है. ठीक है. द क्रोमेटिन मटेरियल जो भी जैसे कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इनहेरिटेंस के फीचर्स यानी कि प्रोजेनी के फीचर्स होते हैं. जनरेशन टू जनरेशन जो फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं. जीन्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल. द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स, राइट. In some organisms like bacteria, nucleus is not covered by the nuclear membrane and hence it is called a prokaryote. कुछ जो organisms होते हैं primitive organisms हैं जो जैसे कि बैक्टीरिया, उनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरीके की बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है. तो उस तरीके के सेल्स ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स. प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस. The organisms with cell having a nuclear membrane are called the eukaryote. और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस में चारों तरफ बाउंड्रीज प्रेजेंट रहती हैं यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट. तो these are the differences between prokaryotes and eukaryotes. These are very important. You are able to see. ठीक है. Sizes, nuclear region, chromosome is single, chromosome is more than one, membrane bound organelles are absent, here with organelles are present. Examples. अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एवरी सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. जो सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में जो टर्म थी वो इट वाज गिवन बाय द पुरकिंजे. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं और वैक्यूल्स हैं. अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है. ये जो है एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है. इनमें ट्यूब्स और वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. अब दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनको रफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं. दे आर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है यानी प्रोटीन्स बनते हैं यहाँ पे. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनको स्मूथ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें राइबोसोम्स इनकी सरफेस पे अटैच नहीं होते हैं. तो यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है. ठीक है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं इसलिए इनको स्मूथ कहते हैं. और यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की फंक्शनिंग्स को रेगुलेट करता है और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो हमारी बॉडी में पॉइजन्स या ड्रग्स होते हैं या सेल्स में उनको डिटॉक्सिफाई करता है, हटाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is serve as a channel for the transport of material between the various regions of the cytoplasm at the nucleus. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब टाइप जो है एज ए करियर भी काम करता है. ये ट्रांसपोर्ट करता है जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको सेल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे सिंथेसिस होती है. नेक्स्ट इज़ द लाइजोसोम्स.
लाइसोसोम्स जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं जिनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में ही बने होते हो। इट इज़ यूज टू डाइजेस्ट द वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स काम करते करते ख़त्म हो चुके होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। या फिर जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो आप ये कहते हो कि जब सम टाइम जो लाइसोसोम होता है वो वीक हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और जो एंजाइम्स निकलते हैं वो उन्हीं डेड पार्टिकल्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनसाइड लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये एक तरीके का ये डस्टबिन है सेल्स के अंदर। ठीक। नेक्स्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, यानी कि उनमें पोर्स होते हैं, और जो उनकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है। ये जो फोल्ड होते हैं वो यहाँ पे वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। एटीपी जो है वो एक एनर्जी करेंसी है सेल की। ठीक है, जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़, वैसे ही जो सेल्स की करेंसी क्या है, एटीपी। उनसे उनको एनर्जी मिलती है। हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं जो कि उनके लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज़ द प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं एक्चुअली, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इनमें आपको क्रोमोप्लास्ट बताया। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड। तो ये कलर्ड जहाँ पे भी आपको कलर्ड फ्लावर्स मिलते हैं या जो भी कलर्ड स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, दैट इज़ ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और ये जो है प्लास्टिक जो होते हैं वो स्टोमा में पाए जाते हैं। ये प्लास्टिक जो है आपको बेसिकली रूट्स और ब्रांचेस में देखने के मिलेंगे जहाँ पे कलरलेस होते हैं। ये जो प्लास्टिक है इनमें भी अपना डीएनए होता है और ये अपना खुद का प्रोटीन्स बनाते हैं। वैक्यूल्स क्या है, ये स्टोरेज सैक्स हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। यहाँ इनका जो साइज़ होता है, दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स वाइल प्लांट्स हैव लार्ज में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जो इनका साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये बड़े होते हैं। ये इनका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल्स को एक तरीके के शेप प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मजबूती प्रदान करते हैं। मैनी सब्सटेंसेज सच एस एमिनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन दी वैक्यूल्स। तो ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं ये वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। जो एमीबा होता है उसका फूड वैक्यूल बहुत स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करता है एमीबा की लाइफ साइकिल में। सेल्स, अब सेल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सेल्स का मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन में हेल्प करना, न्यूट्रिशन में हेल्प करना और क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स। ठीक है। सेल एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या है, द सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है जबकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिटी टू द सेल। और जो सेल वॉल होती है उनकी जो आउटर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है जो कि उनको रिजिडिटी और टर्जिटी प्रोवाइड करती है। वैक्यूल जो होते हैं इनके स्मॉल होते हैं, इनके लार्ज होते हैं। प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इनमें सेंटर में प्रेजेंट होता है जबकि प्लांट सेल में साइड में प्रेजेंट होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर एंड दिस विल हेल्प यू इन योर रिवीजन। तो गुड बाय एंड टेक केयर एंड all the best for your preparation. Thank you.